भारतीय प्रशासनिक सेवा एक बहुत ही सैटिस्फाइंग जॉब है कि अमूमन जो नेतागण थे वो सही गलत का विभेद समझते थे। नरेंद्र मोदी जी की बहुत क्वालिटीज है इन द सेंस कि वो कोई भी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं जी। और उसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे। हेलो एंड वेलकम। आज मैं कहाँ हूँ ये आप सभी जान रहे हैं और सामने जो चेहरा है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, जब मैं बाल आयु में था ना, पापा बताते थे यार पढ़ाई करो तो इनकी जैसा, बनो तो इनकी जैसा। जैसे मैं इंटर पास करता हूँ आप एमपी बन जाते हो, मैं करूँ क्या? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। हाँ। पढ़ो तो आईएएस बन जाओ, हाँ। अब पॉलिटिक्स करो तो एमपी बन जाओ, एमपी बनो तो केंद्र मंत्री बन जाओ। नहीं, देखिए ये हमको लगता है कि अ, भारतीय प्रशासनिक सेवा एक बहुत ही सैटिस्फाइंग जॉब है। वेतन तो हो सकता है कि हम कहीं निजी क्षेत्र में जाते मैनेजमेंट करते तो ज़्यादा वेतन मिलता, लेकिन जितना चैलेंज भारतीय प्रशासनिक सेवा में है काम करने का, वो उतना चैलेंज शायद और किसी नौकरी में नहीं है। तो ये ईश्वर कृपा है कि हम आ गए इसमें, और इसमें हम कोशिश यही किए कि जहाँ कहीं भी हम रहें तो जो हमारा कर्तव्य है वो उसको हम पूरी निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें और बिना किसी भेदभाव के न्यायपूर्ण तरीके से करें। न कोई पैरवी, न ही कहीं कुछ। तो ये हम अमूमन झंझट हुआ उसके कारण जगह जगह, लेकिन अमूमन हमको संतोष है कि इस प्रकार हम रह सके। अच्छा। उसके आ, उसके बाद हाँ। जी, मेरा एक सवाल होता है। आरके सिंह की जर्नी में जब मैं पढ़ रहा था, चूंकि हाँ। पूरी जर्नी में मुझे 3 साल लगे आपको पढ़ने में, तब तक हाँ। मैं आप एमपी से हाँ। बाहर हो गए रेस में हाँ। और न हाँ। जाने क्या क्या होने लगा। हाँ। लेकिन जिस जर्नी में आपको मैंने पढ़ा, आपके पॉडकास्ट को सुना, तब हाँ। जाकर मैं इंटरव्यू लेता हूँ हाँ। किसी का भी। तो उस जर्नी में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पॉलिटिशियन और कई बार हुआ। प्रशासनिक पदाधिकारी भिड़ गए? कई बार हुआ। आपका वो किस्सा हमें जरूर बताइए। कई बार हुआ, हर जगह हुआ। तो अ, पुराने ज़माने में लेकिन एक चीज़ थी, या हमारे ज़माने में एक चीज़ थी कि अमूमन जो नेतागण थे वो सही गलत का विभेद समझते थे, और अगर ये हम कहीं सही पर खड़े हैं तो भले डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो आगे चल करके उस पर झंझट हो, ये ऐसा नहीं हो पाता। लोग समझ जाते थे कि नहीं साहब, ये सिद्धांत पर चलते हैं, सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं, इससे हटेंगे नहीं। आजकल शायद उस पीढ़ी के नेतागण अब नहीं रह गए। ये आप मानते हैं क्या हमको लगता है कि डिटोरेशन तो हुआ है। जो पहले जबकि हम आए 75 बैच के थे, 76 में ट्रेनिंग में आए, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, 77 में हम एसडीओ हो गए। उस समय जो नेतागण थे वो सब अमूमन भ्रष्ट नेता बहुत कम मिलते थे आपको। हमको लगता है कि 80-90% नेता अमूमन ईमानदार ही रहते थे। अधिकांश लोगों के पास तो गाड़ी भी नहीं रहती थी, रिक्शा पर चलते थे, बस पर चलते थे। बस पर लिखा रहता था विधायक सीट या एमपी सीट। ये जो बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा। तो जो आते थे वो एक तो ईमानदार रहते थे, और थोड़ा बहुत उस उनमें देश सेवा और देश प्रेम था, थोड़ा बहुत काफ़ी था देश प्रेम। तो ये कोई काम ऐसा जो कि राष्ट्र हित में नहीं हो या प्रदेश हित में नहीं हो, वो अमूमन वो लोग नहीं करना चाहते। अब बहुत सारे लोग बीच में अब ऐसे आने लगे जो कि अपराधी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर सके, गुंडा हैं, उसके बाद फिर नेता हो गए। तो अब सर तो निश्चय ही गिरा। आप आरके सिंह, जब आईएएस आरके सिंह से एमपी आरके सिंह बने, हाँ।
इस बीच में घर वालों ने नहीं बोला कि ब्यूरोक्रेसी छोड़ करके राजनीति में जा रहे हाँ, हैं? असल में सबको तजुब हुआ इसलिए कि हमारा जो मेकअप था वो कुछ डिफरेंट था और ये हमको भी मोटा मोटी लगता था कि ये चैलेंज होगा। हमारा मकसद कुछ और था उस समय, अभी भी वही है मकसद। हमारा मकसद था कि नहीं साहब सो हम ईमानदारी से हम अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे जो कि सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए होगी, पढ़े लिखे लोगों के लिए होगी। क्योंकि हमको लगता था कि अब ऐसा हो गया है कि जो कहीं कुछ नहीं कर सकता है, नकारा है, वही आ जा रहा है पॉलिटिक्स में और बहुत सारे भ्रष्ट लोग आ जा रहे हैं। और हम लोगों को हमारे और सर्विस में जो हमारे साथ थे, हम लोग को लगता था कि ये इस कारण हो रहा है क्योंकि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि अपनी पार्टी बनाएंगे जो कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की होगी, ईमानदार लोगों की होगी और जो कि देश को सर्वोपरि रखेगा। इसी मकसद से हम निकले थे। अब लोग पकड़ धकड़ करके ले आए पार्टीज, ये इस पार्टीज वगैरह में। ये पार्टी ने हमको मौका दिया देश सेवा करने का, इसलिए हमें पार्टी के शुक्रगुजार हैं। मोदी और जी से मौका पहली ऐसा मुलाकात दिया कैसी? और कि हम एक्चुअली कर सके, मतलब कि पावर सिस्टम को सुधार सके, जहाँ जहाँ हर गांव में बिजली पहुंचा सके, हर घर में बिजली पहुंचा सके, पावर की जो शॉर्टेज थी उसको खत्म कर सके। तो देश सेवा करने का जो हमको मौका लगा, ये इस पार्टी ने दिया। तो इसलिए हम पार्टी के शुक्रगुजार हैं। और अमूमन जहाँ कहीं भी हम रहे, तो जिस तरह से हम थे आईएएस में, उसी तरह से हम मंत्री के तौर पर भी थे। मतलब कि हमारे महकमा में, हमारे डिपार्टमेंट में सबको जानकारी थी कि अगर वो गड़बड़ करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो आईएएस में हम थे तो ऐसे जानकारी लोगों को थी। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे अंडर जो थे, हम एसईओ थे तो हमारे अंडर जो थे, कलेक्टर थे वो हमारे अंडर में जो थे, कमिश्नर थे, सेक्रेटरी थे हमारे अंडर में जो थे, सबको ये मैसेज क्लियर था शुरू से ही कि आदमी ऐसा है कि अगर हम भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए तो हमको छोड़ेगा नहीं, आप भ्रष्टाचार करेंगे तो पकड़ लेगा। यही मैसेज हमारा था जबकि हम मिनिस्टर बने। 1-2 साल के बाद हम मिनिस्टर बन गए तो हमारा मिनिस्ट्री में भी यही मैसेज था सभी को कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको पकड़ लेंगे, उसको सजा देंगे। तो हम इस तरह से काम कर पाए। ये भी हम पार्टी को धन्यवाद देंगे, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कैसी रही थी? नरेंद्र मोदी जी के की बहुत क्वालिटीज हैं, इन द सेंस कि वो कोई भी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं जी। और उसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे और पूरा उसको सोच करके समझ करके ही उत्तर देते हैं। ये सीखने की बात है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग पूरे अटेंशन से लोगों को सुनते नहीं, ये बात। दूसरा ये है कि हमेशा चाहते हैं कि विकास हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, नई चीज़ हो, ये चाहते हैं हमेशा। तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए, देश को बढ़ाएं, ये इसकी सोच रहती है हमेशा। और चैलेंजेस लेते हैं। अब ये चैलेंज कोई नहीं लिया था आज़ादी के बाद से कि हम हर गांव तक और हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे। इन्होंने चैलेंज लिया और चैलेंज लेकर के उसको हमको दिया करने के लिए। नहीं तो सोचिए आज़ादी कब हुई, आइए चैलेंज लिया जाता है 2017। जब आप ऊर्जा मंत्री बनते हैं, हाँ, नहीं तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ये चैलेंज लिया और फिर हमको ऊर्जा मंत्री बनाया। कह दिया कि हाँ साहब, सो हम इतने दिन में हम हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे, हर गांव और हर घर तक। बहुत बड़ा चैलेंज। नीतीश जी लेकिन इस पर हावी हो जाते हैं, इस पर क्या कहना है? नीतीश जी की भी देखिए, नीतीश जी के साथ भी हम जो काम किए पहले टर्म में वो थे तो हम काम किए, वो भी उसका भी हमारा बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा है। हमको ये चैलेंज दिए, उनको वो भी चैलेंज रखे थे अपना रोड का सुधारने का, हमको प्रधान सचिव बना दिए पथ निर्माण का, और पूरा फ्री हैंड दिए, पूरा सपोर्ट दिए, तभी जा कर के हम कर पाए। ये था, मतलब कि कोई अपना पार्टी का भी जो ठेकेदार है उसको हमने केस, क्रिमिनल केस कर दिया, जेल भेज दिया, कहीं कुछ नहीं बोले, कभी नहीं। तो ये बहुत अच्छा हमको अनुभव था इनके साथ भी काम करने का।
तो अमूमन हम लकी रहे हैं कि जिनके साथ हमको काम करने का मिला है मौका, वो हमेशा हमको इतना लीवे देते हैं, इतना फ्रीडम देते हैं, चाहे ये मोदी जी हों, चाहे नीतीश कुमार हो, या ये हम इसके पहले रक्षा मंत्रालय में थे, गृह मंत्रालय में जाने के पहले वहाँ के AK एंटनी एकदम ईमानदार, टोटल फ्री हैंड। हमको कृपा रही ईश्वर की कि इस तरह से ऐसे लोग मिले जिनके साथ कि हम काम किए, तो उन्होंने फ्री हैंड दिया हमको, अपने तरह से काम करने का मौका दिया। जी। दिल्ली में अभी चुनाव हुए हैं और हाँ। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव हाँ। जीत चुकी है। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में हम लोग जीतेंगे, बिहार में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि आप देखिए हमारे खिलाफ है कौन। एक तो हम लोग क्या है, हम लोग क्या, हम तो बताए आपको इस भाषण में कि हम लोगों का सोच क्या है, कैसे है कि हम विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे, ये है सोच, और इस आधार पर हम काम करते हैं, और कोई हम लोग का मकसद नहीं, और कोई एजेंडा नहीं। बाकी जो लोग हैं आपको आपको नहीं दिखेंगे ये सब की बात करते हुए। वो तो बात करेंगे जात पात की, या वो बात करेंगे मुफ्त देने की कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, ये इतना पानी फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। फ्री कर फ्री करना, कोई चीज़ फ्री थोड़े हो जाता है, वो बजट का ही पैसा इसमें लगा देंगे। तो अब बजट का पैसा लेकर के बिजली फ्री कर दिए, बजट का पैसा लेकर करके ये फ्री कर दिए, वो फ्री कर दिए, या 3,000 रुपया दे दिए पर मंथ किसी को, तब क्या होगा कि आपको रोड बनाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, डॉक्टर बहाल करने के लिए पैसा नहीं रहेगा, किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं रहेगा। आप तो जो बजट में पैसा आया टैक्स का, सबको बांट दे रहे हैं। आज जनता इसको ये कर ले रही है, इसीलिए जनता को समझाना होगा कि ये जो लोग लुभावन देते हैं, आप ये मत सोचिए कि अपने पॉकेट से दे रहे हैं, अपने पॉकेट से तो एक नया पैसा नहीं दे रहे, वो तो जो टैक्स में हम लोग पैसा देते हैं वही बांटते हैं। ये समझाना होगा लोगों को। बिहार में जब भी भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव मोड में आती है तो जंगल राज की बात करती है, हाँ। लेकिन लालू प्रसाद यादव मंडल राज की बात करते हैं। हाँ। तो इसका कार्ड बीजेपी क्या निकालेगी? क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रश्न है। देखिए वो तो एक ही उनका ये है, अब वो है कि हाँ 700 ये फॉरवर्ड बैकवर्ड आरक्षण इत्यादि, टू एंड ये फ्रो करते हैं। ये तो सेटल हो चुका है। आरक्षण है, आरक्षण रहेगा सर्वत्र। अब इसके आगे चलिए ना, आरक्षण तो हो गया, आरक्षण रहेगा, कोई आरक्षण हटाने वाला नहीं है। ये अब सब्जेक्ट नहीं रह गया, सब्जेक्ट है कि बिहार को विकास कौन कर सकता है। क्योंकि बिहार का विकास होना जरूरी है। हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, सभी राज्यों से पिछड़ते जा रहे हैं। जो पहले जहाँ थे हम वहाँ से नीचे आते जा रहे हैं। न शिक्षा की व्यवस्था ठीक, न हेल्थ की व्यवस्था ठीक, न उद्योग आ रहा है, न कुछ रोजगार में। तो उसको उसका समाधान करना है, और उसका समाधान वही कर सकता है जिसके पास विजन हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो। ऐसा तो है नहीं, हमारे खिलाफ जो लोग हैं राजद में, वो कह देंगे कि हमको विजन है। तो हमको नहीं लगता है कि कोई समझेगा कि हाँ विजन है उनको, याद ये उनके पास कोई सोच है कि किस तरह से हम बिहार का विकास कर दें। ये आप पूछ लीजिएगा तो नहीं बता पाएंगे, तो कहाँ से विकास होगा। इसीलिए वो इसकी बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं कि हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री करेंगे, वो बात करते हैं आरक्षण। आरक्षण तो है, रहेगा, ये कोई मुद्दा अब थोड़े रह गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार के भागलपुर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इस पर क्या कहना है? वो तो ऐसे ही कुछ कह देता है, कहते हैं कि आरक्षण क्या क्या नाम है, ये बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अरे साहब, चुनाव हो रहा है, चुनाव में वो 0/0 पर आउट हो जाते हैं तो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अब सोचिए दिल्ली में 0/0। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक प्लीज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।